क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? अगर मेरी आवाज आ रही है और मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो एक बार चैट सेक्शन में थम्स अप कर दे भाई, क्योंकि आज की क्लास पूरी केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज अगर कोई चैप्टर रखता है, सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चैप्टर से आते हैं तो उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा मास्टर तुमसे वादा करता है कि चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, सबको एकदम बेसिक से पढ़ा दूंगा। और मेरा हमेशा से आपको ये वादा रहता है कि इस कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। और इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करना चाहूंगा। और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर तुमने मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से समझा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। बिना किसी डिले के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी जोश के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है भाई। देखो, पहले के टाइम पे जब हमें केमिस्ट्री की बिल्कुल समझ नहीं थी तो लोगों का ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो तुम्हारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो सेल या बैटरी एनर्जी देते हैं जिसकी हेल्प से आप बल्ब वगैरह जलाते हो उसको आप समझ सकते हो केमिकल एनर्जी। तो पहले के टाइम लोग मानते थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों अलग अलग चीज है, तब उन्हें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता लोगों को समझ में आया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी ये दोनों एक ही मां के बच्चे हैं। मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी पढ़ाई को पढ़ाने के लिए क्लास 12 के अंदर आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमको ये बताती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस को करा सकती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप केमिकल रिएक्शन करा सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप ये भी पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी की पढ़ाई को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। मान लो आपके एग्जाम में सवाल आता है, मान लो आपका टीचर जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर जो बनाता है वो आपसे कहे कि ए भैया, ए फगुनिया, सॉरी ए भैया ये बताओ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो क्या बताओगे? तो आपको कहना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट स्टडीज, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या? रिलेशनशिप को। ओ माय गॉड सर, क्या मेरे रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही? नहीं बेटा, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच का जो रिश्ता होता है उसकी हम लोग पढ़ाई करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बोलो बात क्लियर है? अच्छा, कई किताबों के अंदर इसकी बड़ी बढ़िया डेफिनेशन बताई जाती है बढ़िया मतलब प्यारी डेफिनेशन। तो एक तो ये समझ गए। दूसरा क्या समझ सकते हो? दूसरा ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल रिएक्शंस करा सकते हैं। मतलब ये हमको बताती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और केमिकल इलेक्ट्रिकल में। इसके बारे में बताती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट्स इट। अब आओ इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स का यूज करते हैं। अच्छा, आप सबने बैटरी देखा है, सबके घरों में बैटरी होगी। हम लोग क्या करते थे बचपन के टाइम पे, जब हमारे घरों में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाता था तो उसको हम लोग खोल देते थे, और खोलने के बाद हम लोग मिस्त्री गिरी करते थे कि आज कुछ नया आविष्कार करेंगे। उसकी बैटरी निकालते थे, बल्ब लगाते थे, जलाते थे, और फिर जब और खराब हो जाता था तो घर में पीटे भी जाते थे। तुम लोगों ने ऐसा कभी किया है क्या? जंजी हो भाई तुम लोग, क्या किए होगे? हम लोगों ने ऐसा बहुत किया है।
बात करते हैं बैटरी के बारे में। देखो बैटरी किसकी हो सकती है, आपके सेल फोन की भी बैटरी हो सकती है, कार की बैटरी होती है। बैटरी के अंदर होता क्या है, बैटरी के अंदर होती है कुछ केमिकल रिएक्शंस, और उसी केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे करती है, बैटरी के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जी माय फ्रेंड, यस, आज की क्लास में हम यही देखेंगे। तो जो बैटरी होती है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब ये बात तो क्लियर है सर कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका साक्षात एग्जांपल कौन है, बैटरी। दूसरा हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को कराते हो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करोगे, जैसे मान लो मेरे पास H2O है, अब एक पर्टिकुलर चैम्बर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, और जैसे H2O के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं ये H2O टूट जाता है H2 और O2 के अंदर। तो भाई कुल मिलाकर एक कंपाउंड को हम लोग तोड़ रहे हैं, मतलब एक रिएक्शंस करा रहे हैं। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करके। मतलब सर, मतलब अगर आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करके केमिकल रिएक्शंस भी करा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। और सर सेल और बैटरी में क्या करते हैं, सेल और बैटरी के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यार मुद्दे की बात क्या है, पूरी कहानी को मैं समराइज करूं, आप ये समझ सकते हो कि दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो मालिक। बस यही हमको पढ़ाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही हमको समझाती है। बैटरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस सीखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल, कि भाई ये सेल क्या होता है। देखो भाई, सेल एक डिवाइस है, जैसे तुम्हारा फोन एक डिवाइस है ना, लैपटॉप एक डिवाइस है ना, वैसे सेल भी एक डिवाइस होता है। और ये जो सेल है इसका काम होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब एक सेल जो होता है वो दो तरीके का होता है। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। सर क्या समझाना पड़ेगा, बेटा दो तरीके के सेल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझते हुए चलना बाबू भाई। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इन दोनों सेल के बीच में अगर आप डिफरेंस समझ गए ना तो पूरी सेल की कहानी आप समझ जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो इसके नाम में क्या आ रहा है, इसके नाम में केमिकल आ रहे हैं ना। ये करता क्या है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आप देख रहे हो ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही तो कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब कैसे कर दे रहा है, चलो मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ कैसे कर दे रहा होगा। बेटा इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं। ये जो सेल है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो कह रहे हैं ना कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दे रही है। हैरान मत हो, ऐसा किया जा सकता है। और जब हम अभी पढ़ाएंगे तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो दिखाएंगे ये चीज प्रूफ करेंगे कि देखो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही बेटा हमारे सामने होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका जस्ट उल्टा करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आप देख रहे हो सेल का काम क्या है, सेल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट ही तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यही काम होता है भाई हमारे सेल का। तो अगर आपसे पूछे सेल क्या है, तो सेल एक ऐसे डिवाइस है विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। सिंपल। बोलो जय माता दी। आगे बढ़ते हैं, बोलो कि यहां तक समझ में आ रहा है। कैसी एनर्जी भाई, बोलो बोलो बोलो, कैसी एनर्जी, तेज है, बढ़िया है, मस्त है, आगे बढ़े जी, बिल्कुल बढ़ते हैं भाई। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। देखो ये जो तुमने पढ़ा है ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अच्छा,
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। आइए ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हम सुंदर दिखें। जब ब्राइटनेस ज्यादा हो जाता है तो हम अंधेरे में चले जाते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो होती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मतलब इसका सिंपल सा काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये काम होता है आपका किसका? ये काम होता है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं कि ये कैसे होता है। ये देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें तुम कंफ्यूज मत होना, परेशान भी मत होना, सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर है। इस डायग्राम के अंदर, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, हमने ना दो बीकर लिया हुआ है। एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। ये दोनों बीकर आप देख पा रहे हो क्या? हाँ सर, दो बीकर हम देख पा रहे हैं और दो हमने इलेक्ट्रोड लिया है। एक हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, एक हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है। अब इसी वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, इसको हम लोग जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसको जिंक कॉपर सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हो तो एक बीकर में आप जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हो और दूसरे बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हो। कैसे बनता है सीखो। दो बीकर लेते हैं, एक में जिंक का इलेक्ट्रोड, देखो ये वाला जो है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये वाला जो है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अच्छा, अब जिस बीकर में जिंक वाला इलेक्ट्रोड है उसमें आप जिंक का सॉल्यूशन लेते हो। जिंक का सॉल्यूशन मतलब जैसे आप ZnSO4 ले लिया, यहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड है तो ZnSO4 ले लिया, यहां पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर का सॉल्यूशन लो। कॉपर का सॉल्यूशन मतलब CuSO4 ले लो। तो जिधर जिंक है उधर ZnSO4, जिधर कॉपर है उधर CuSO4। अब इन दोनों बीकर को कनेक्ट करने के लिए हम एक चीज लगाते हैं जिसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक यू ट्यूब होती है। वो यूट्यूब नहीं बेटा जिसमें तुम मेरे लेक्चर को देख रहे हो, वो अलग यूट्यूब है, ये अलग यूट्यूब है। मतलब एक ट्यूब लो, उसको उल्टा कर दो तो उसे ही हम लोग कह देंगे यूट्यूब। तो ऐसे कि यूट्यूब हमने ले रखी है। अब ये यूट्यूब कर क्या रहा है? इस यूट्यूब का नाम हमने दिया है सॉल्ट ब्रिज। इसको हमने क्या बोला है? ब्रिज क्या होता है? अच्छा, ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज मतलब जहां पे चीजें जुड़ती हैं। तो ये दोनों बीकर को जोड़ रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट मतलब क्यों? इसके अंदर ना हम लोग कुछ सॉल्ट रखते हैं जैसे कि KCl, KNO3, ये सब रखते हैं। अभी क्यों रखते हैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसके अंदर KCl को हमने रखा है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl को रख सकते हो, KNO3 को रख सकते हो। अब इसको रखते कैसे हैं? इसका हम एक पेस्ट बना देते हैं। पेस्ट बना देते हैं अगर अगर फॉर्म, इसको बोला जाता है अगर अगर फॉर्म। इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर एक सॉल्ट होता है, इसका एक पेस्ट बना के इसके अंदर भर देते हैं इस यूट्यूब के अंदर, जिसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं। अब इसका काम क्या होता है ये आगे समझेंगे यार, ये सब अभी इतना नहीं समझना है। अब इस इलेक्ट्रोड से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बताता है कि भैया, अब देखो इसका नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना, मतलब इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट ना। तो भाई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमें पता भी तो लगना चाहिए कि हाँ सच में प्रोड्यूस हुआ कि नहीं। तो कुछ लोग यहाँ पे बल्ब लगा लेते हैं और कुछ लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लेते हैं जो हमको बताता है कि क्या सच में करंट प्रोड्यूस हुआ। कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। अब पूरी कहानी देखो होती क्या है भाई, जरा ध्यान से समझना। अब याद रखना, बच्चों के अंदर एक डाउट होता है सर, किसको हम कैथोड बोलेंगे? जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, किसको कैथोड बोलेंगे, किसको एनोड बोलेंगे? इसका एक ट्रिक है मेरे पास, इसका एक ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है लोन। क्या? लोन। जैसे आजकल लोगों पे कर्ज बहुत लदा है तो वही ट्रिक बना दिया लोन। लोन का मतलब क्या होता है बेटा? लोन का मतलब क्या होता है? एल मतलब होता है लेफ्ट, एल मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ओ मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब जो लेफ्ट साइड है दैट इज जिंक,
यहां पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे होगा ऑक्सीडेशन। डरो मत, समझाऊंगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पर पहले समझ लो। मतलब इस तरफ लेफ्ट वाली तरफ ऑक्सीडेशन होगा, और ए मतलब उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और एन मतलब ये नेगेटिव होगा। मतलब पूरी डिटेल आपको इस ट्रिक से पता लग गई कि सर जो लेफ्ट साइड है वो एनोड है, इस पे ऑक्सीडेशन होगा और ये नेगेटिव होगा। अब अगर ये एनोड है तो पक्का ये वाला कैथोड होगा, अगर यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां रिडक्शन होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। अब आप मेरी एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझो, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कंसेप्ट बनेंगे। देखो इधर हमने जिंक की इलेक्ट्रोड लिया, यहां पे ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, इधर हमने बोला कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब होता क्या है, ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है ये क्या करने लगती है, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जिंक होता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके, ये जो जिंक होता है ये कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में। ठीक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, ये जिंक क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसने रिलीज किया, ये कहां जाएगा, बोलो Zn किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में, ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ट्रेवल करेंगे और किसके पास जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे। और आप एक बात बताओ, जब भी कोई चार्ज फ्लो होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इधर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये फ्लो कर रहा है, इससे क्या बनेगा, इससे करंट बनेगा। और करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ट्रेवल करके जा रहा है, तो ये जो करंट होगा दैट इज कन्वेंशनल करंट, ये ऐसे फ्लो होगा। तो ये भी पूछा जाता है कि बताओ करंट किस तरफ फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं होगा क्या, यहां पे जो एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है Cu2+ में, ये तोड़ लेता है Cu2+ में SO4 2- में। अब जैसे ही Cu2+ देखेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो Cu2+ क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा कि तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा Cu के अंदर। तो आप देखोगे जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से जाता है। और ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये Cu2+ में ब्रेक होकर के वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है कॉपर के अंदर। अब आप देखोगे कि ये कॉपर की प्लेट जो है मोटी होती जा रही है, क्यों, क्योंकि यहां से CuSO4 टूट टूट के Cu2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ये वाली इलेक्ट्रॉन मोटी होती जा रही है, जबकि जो जिंक है ये अपने आप को Zn2+ में कन्वर्ट कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। धीरे धीरे ये रॉड पतली होती जाती है, तो ये थिक होता जाता है और ये पतला होता जाता है। अब यहां पे ना आपसे पूछा जाता है कि बताओ ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है। तो देखो जब कभी भी हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी होती है तो कैसे लिखते हैं मैं आपको समझाता हूं। अब जरा देखो, हमें पता है सर कि जिंक जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। यहां ये कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है एट एनोड, ये एनोड पे हो रहा है। अच्छा, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे कॉपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर में। ये कहां हो रहा है, एट कैथोड। पहले आपको एनोड और कैथोड के रिएक्शन को लिख लेनी है। अब अगर आपसे कोई कहे कि ओवरऑल सेल रिएक्शन बताओ क्या है, व्हाट इज ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो जब आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को आप कट कर दो, इसको आपको नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स को कट कर देना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर है 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इसको कट कर दो, इलेक्ट्रॉन को लिखते ही नहीं ओवरऑल सेल रिएक्शन में। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है तो पहले एनोड की जो रिएक्शन है उसको लिख लो, कैथोड की जो रिएक्शन है उसको लिख लो। अब क्या बचा, लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक और क्या है, कॉपर। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं,
जिंक है, यहाँ पे कॉपर 2+ होगा बेटा, ये कॉपर 2+ है, मिल करके क्या बना रहे हैं, मिल करके बना रहे हैं Zn2+ और कॉपर। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई कहे, एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल नोटेशन, ये जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है। एक होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, वो मैंने आपको सिखा दिया, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना सिखा दिया। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम लोग सेल नोटेशन, सेल को रिप्रेजेंट करो या आपसे कहेंगे सेल को नोटेट करो, ठीक है। तो सेल को नोटेशन कैसे करते हैं, आपको ना इसमें जैसे इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन और इस तरफ क्या हो रहा है रिडक्शन, तो एक तरफ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी है और एक तरफ रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है, और इन दोनों के बीच में क्या है बताओ, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, इस बीकर को इस बीकर को, ऑक्सीडेशन इस तरफ ऑक्सीडेशन इस तरफ रिडक्शन, इन दोनों के बीच में जब आपको सेल नोटेशन करना होगा तो बनाओगे सॉल्ट ब्रिज। ये जो आपका यूट्यूब था ना, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो 2 डंडी लगा दोगे, जब कभी आप किसी सेल को नोटेट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो आप ऐसे ही करोगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखोगे, एक तरफ रिडक्शन वाली। अच्छा बताओ ऑक्सीडेशन वाले में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन वाले में जिंक जो है ये कन्वर्ट हो गया Zn2+ के अंदर, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ के अंदर। अब ऐसे ही डबल एरो लगाओगे, और रिडक्शन में क्या हुआ, ये जो कॉपर 2+ था ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। दिस इज कॉल्ड सेल नोटेशन, ये लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या भाई, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, ये समझना आपको बहुत जरूरी है बेटा। पहले तो मैं थोड़ा सुंदर हो जाता हूं, काला दिख रहा हूंगा, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये जो गैल्वेनिक सेल है, इसमें आप एक बात समझना है, जो सॉल्ट ब्रिज है इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब जरा समझो, मैंने कहा था कि इसमें हम लोग या तो KCl भर देते हैं या KNO3 भर देते हैं, अगर अगर फॉर्म। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसका काम जानना बहुत जरूरी है बेटा। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब कभी रिप्रेजेंट करना होता है तो डबल एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भी जब हमने सेल रिप्रेजेंटेशन किया तो आपको सिखाया। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग करते क्या है, इसके अंदर ना हम लोग कुछ सॉल्ट को रख देते हैं, जैसे कि KCl, या आप भर सकते हो KNO3, है ना, K2SO4, कोई भी सॉल्ट भर देते हैं और इसको अगर अगर फॉर्म में भरते हैं। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं अगर अगर फॉर्म। अगर अगर फॉर्म मतलब एक पेस्ट बना देते हैं, गाढ़ा पेस्ट बना के भर देते हैं। अब इसका काम क्या होता है भाई, मान लो इस तरफ एक बीकर है और इस तरफ एक बीकर है, यहां पे मान लो, अगर मान लो इस तरफ एक इलेक्ट्रोड है, इस तरफ एक इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर मान लो भरा मैंने KCl। अब अगर इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगे तो करेगा क्या, ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl है, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो इधर ये टूट जाएगा K+ में, Cl- में। तो इस पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ रहा है इसको बैलेंस करने के लिए Cl- इधर आ जाएगा, मतलब Cl- मूव करके आ जाएगा, ताकि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है उतना ये कम हो जाए। तो ओवरऑल ये चार्ज को बैलेंस करके रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मान लो इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाए, तो जैसे इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये K+ फटाक से इधर आ जाएगा और ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो जो सॉल्ट ब्रिज है इसका काम पूछा जाता है, तो ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात यह है कि आप देखो इस सेल को, बाहर वाली सर्किट तो कंप्लीट कर रहा है ये वायर और ये वोल्ट मीटर, पर अंदर वाली जो सर्किट है इन 2 बीकर में, इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, इनर सर्किट को कौन कंट्रोल कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। दूसरी बात, इधर की चीजें इधर ना फ्लो कर जाए, इसको भी रोकता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट करता है मिक्सिंग, कि इधर वाली चीजें इससे अलग रहे, सेपरेट रहे, इसको भी ये मेंटेन करके रखता है। तो ऊपर से सिर्फ समझना, इतना ध्यान नहीं देना है, जितना जरूरी था मैंने वो बात आपको बता दिया। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से काफी डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब अगर हम इसको पढ़ें और समझें तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसका यूज करके हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। कहने का मतलब यहां पे हम
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बेटा केमिकल एनर्जी के अंदर। कैसे कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। यही हमें कराना होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे सेल के अंदर। अब जरा आप मेरी बात को समझो, ये कैसे होता है। तो देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाना होगा तो इसके लिए मुझे एक ही बीकर लेना है और कोई सॉल्ट ब्रिज वगैरह का यूज नहीं करना है। आप याद करो, उसमें हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते थे, पर यहां पे कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करना है। हम लोग एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस बीकर के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, एक एनोड होगा। हमें कैसे पता लगेगा? इसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है पैनिक। जो तुम होते हो एग्जाम टाइम में अक्सर पैनिक हो जाते हो बेटा। तो देखो मतलब क्या है, यहां पे P मतलब होता है पॉजिटिव, A मतलब होता है एनोड, ठीक है, और N मतलब नेगेटिव, I मतलब इज, C मतलब कैथोड। तो मतलब ये है कि जो एनोड है वो कैसा है, ये पॉजिटिव है, और जो कैथोड है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव है। ये हम पता कर सकते हैं पैनिक नाम के ट्रिक से। तो एनोड कैसा है बेटा, एनोड है पॉजिटिव, तो इसको मैंने बोल दिया एनोड। ये हो गया एनोड, ये है हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव जो है इसको मैंने कहा एनोड, नेगेटिव जो है इसको मैंने कहा कैथोड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब कैसे पता लगेगा एनोड किधर लिखे, कैथोड किधर लगे? LR रूल। LR रूल ये कहता है कि लेफ्ट तरफ रहेगा एनोड, राइट तरफ रहेगा कैथोड। बस यार ये कॉमन सेंस की बात है। एनोड पॉजिटिव हो गया, कैथोड नेगेटिव हो गया। अब यहां पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, जिसे कहते हैं बैटरी। इससे हमने कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, अब एनोड की तरफ क्या होगा? एनोड पे एक चीज हमेशा याद रखना, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। जैसे उस तरफ भी एनोड में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। और कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है बेटा, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो ये प्रोसेस होती है, ऐसे मिलकर के बना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी इसको हम समझेंगे। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जैसे ही बैटरी हमने लगाया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई किया, तो यहां पे क्या होगा, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करा देंगे, इसकी हेल्प से हम लोग करा देंगे केमिकल रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपको मैंने बताया था H2O, H2O क्या होती है, लिक्विड होती है। जैसे H2O को इसमें डालोगे वो टूट जाएगा, किसके अंदर, H2 के अंदर और O2 के अंदर। अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे प्रोसेस में, हमारे क्लास में सिर्फ इतना सही समझना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। अब एक बात बताओ, इसमें हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं ना, देखो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तब केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। भाई ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट कराना है अगर, तो हमें क्या सप्लाई करना पड़ेगा, हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ये रिएक्शन करा देगी। तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, इसको कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। इस वजह से बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होती है। भाई ये अपने आप कहां हो रही है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। बोलो क्लियर है? हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि ये जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती थी, इसके अंदर रिएक्शन अपने आप होती थी। ये देखो केमिकल रिएक्शन अपने आप, खटाक से जिंक Zn2+ में टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन गया, करंट फ्लो किया, मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो गई। तो यहां पे जो होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ये बात आपको लर्न करके रखना है। अब एक बात बताऊं, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो यार, इसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर मेरे बात पे अगर तुम भरोसा रखोगे तो मैं बहुत आराम से सारी चीजों को समझा दूंगा। क्या तुमने कैपेसिटर का नाम सुना है? कैपेसिटर क्या होता है? अगर मैं तुमसे सवाल करूं व्हाट इज कैपेसिटर, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? अच्छा, कभी आप लोग गांव में देखे होंगे, कभी कभी हमारा पंखा ना
बटन ऑन करो फिर चलता ही नहीं है, स्विच ऑन करने के बाद चलता ही नहीं है। तो कुछ अंकल टाइप के लोग होते हैं, वो ले जाते हैं डंडे और डंडे से पंखे को घुमाते हैं और पंखा गोल 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 चलने लगता है भाई। वो स्पीड दे देते हैं, पंखे को स्टार्टिंग पुश देते हैं और पंखा गोल गोल घूमने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इस पंखे का कैपेसिटर खराब हो जाता है, और जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तो उस पंखे को वोल्टेज नहीं मिल पाता है, इससे वो चल ही नहीं पाता है। तो यार ये देखो, कैपेसिटर की कहानी अगर तुम समझ गए ना तो ये चीज तुम अपने आप समझ जाओगे। तुम्हें कैपेसिटर के बारे में याद है, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा बेटा, वैसे मास्टर फिजिक्स भी पढ़ाता है चलो, आपने पढ़ा होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज होती है प्लेट पे, है ना, और एक पे होती है नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में एक होता है मीडियम। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बस सिंपल सा बात बोल रहा हूं, कोई मीडियम होगा। कुल मिलाकर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी एक डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, और जैसे एक डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनके बीच में बेटा एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? एक पोटेंशियल का जन्म हो जाता है, और वही पोटेंशियल स्टार्टिंग पुश देता है चीजों को। बोलो क्लियर है? बोलो मालिक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? यहाँ पे डेवलप होता है पोटेंशियल। तो आपको ना मैं केमिस्ट्री के अंदर क्या समझाना चाहता हूं, केमिस्ट्री के अंदर मैं तुमसे ये समझाना चाहता हूं भाई मालिक, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर भी जब कभी चार्ज सेपरेशन होता है, जब भी कभी चार्ज में सेपरेशन होगा, और चार्ज सेपरेशन मतलब अपोजिट चार्ज, चार्ज का सेपरेशन हो, और अगर ये चार्ज अपोजिट हो, अपोजिट मतलब समझते हो, अपोजिट मतलब तुम बहुत बेहतर समझते होगे, जैसे अपोजिट जेंडर होता है वैसे अपोजिट चार्ज होता है, एक प्लस एक माइनस। बेटा अगर ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, इनके बीच में दूरियां आ गई, तो इससे बेटा जन्म होता है पोटेंशियल का। क्या जन्म होता है? देखो वियोग में कहते हैं लोग प्रेम जन्म होता है। जब कभी दो इंसान प्रेम में रहते हैं, वियोग उनका हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो उनकी जो प्रेम होती है वो एक लेवल ऊपर हो जाती है। बहुत लोग इसी वजह से ब्रेकअप कर लेते हैं कि थोड़ा दूर रहेंगे तो प्यार बढ़ जाएगा। तो ऐसे बेटा जब चार्ज के बीच में सेपरेशन होती है तो इससे जन्म होता है पोटेंशियल का। यही मास्टर तुम्हें समझाना चाहता है। अब केमिस्ट्री में ऐसा क्यों पढ़ते हैं हम लोग? देखो भाई, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है सर, आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आप क्या करते थे? सर हम लोग दो बीकर लेते थे, इसमें इलेक्ट्रोड लेते थे। हाँ सर लेते थे। सर इधर जिंक का इलेक्ट्रोड लेट सपोज, इसको मैं एनोड बोल दिया, और सर इधर मैंने इसको कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसे कैथोड बोल दिया। अबे भाई मैं तुमसे ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, ये सब तुम्हें आता है, सॉल्ट ब्रिज बनाना। मैं सॉल्ट ब्रिज वगैरह नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें बेसिक एक चीज समझा रहा हूँ। एनोड पे क्या होता है? सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अभी आपने पढ़ाया। अब ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है कि जो जिंक होता है ये कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में, और दो इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता है कि नहीं करता है? हाँ सर करता है। तो ये जो जिंक है ये चला गया। अच्छा इधर यहां पे क्या भरा होता है? ZnSO4 का सॉल्यूशन, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो Zn कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, हाँ, और इसने दो इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब तुम देखो दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए कि नहीं हुए? इसकी वजह से एक पोटेंशियल का जन्म होता है, और उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जब भी कभी अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होंगे तो उनकी वजह से पोटेंशियल आएगा। अब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, जरा समझो हमारी बात को। ये जो जिंक है ये किस में कन्वर्ट हुआ? Zn2+ में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज, वो कहां गए? इस ZnSO4 के सोल्यूशन में गए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में गए, और दो इलेक्ट्रॉन जो निकले वो इसी इलेक्ट्रोड की हेल्प से तो मूव करते करते इधर जाएंगे, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो मतलब दो नेगेटिव चार्ज ये कहां है? इलेक्ट्रोड पे है, और जो दो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां गए? सोल्यूशन के अंदर गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल पैदा हो गया, और इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ये पोटेंशियल आया है भाई, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, कि जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले और Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, वो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में चला गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में
वियोग हुआ, देखो दोनों चार्ज रखे हुए हैं, जब दोनों चार्ज ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो भाई यही बात आपको याद रखनी है। तो इससे जन्म होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। बोलो भाई मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ सर आपकी बात क्लियर है। तो भाई एक चीज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वाओ सर क्या अंग्रेजी है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का? डेवलप्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बोलो क्लियर है भाई? हाँ सर क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो ये जो कहानी है, अगर तुम इसको समझ गए, अच्छा देखो कभी भी केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड वगैरह वर्ड आ जाएगा, तो वैसे तो अभी तक यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से दिखाते थे, ई है ना, लेकिन अगर स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए तो इसको कह देते हैं ई नॉट। क्या बोल देते हैं? ई नॉट। इसके ऊपर नॉट लगा देते हैं, ये बताता है स्टैंडर्ड। अच्छा स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो? जैसे तुम्हारे जीवन में भी कुछ लोग होंगे जो बहुत स्टैंडर्ड होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर होते हैं। कुछ लोग स्टैंडर्ड बनने का ढोंग भी करते हैं, है ना बेटा, मुझे सब पता है। तो देखो स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब होता है, देखो नाम है तो ये भी इलेक्ट्रोड ही पोटेंशियल ना, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वही चीज है। बस स्टैंडर्ड लगने का मतलब समझते हो? स्टैंडर्ड लगने का मतलब है जो कंसेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की ना, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो हो जाएगा 1 मोल, इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी 1 मोलर, और टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन। ये मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन का, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर कोई सेल है वो अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो तब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया वो 1 मोलर है, यहाँ पे कॉपर का जो सोल्यूशन लिया ये 1 मोलर है। टेम्परेचर इस पूरे सिस्टम का है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। तो भैया हम कह देंगे कि अब जो पोटेंशियल डेवलप होगा ना इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब वही है, बस हमने यही किया, ठीक है। अच्छा अब यही चीज लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे ई नॉट बोलते हैं इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर व्हेन ऑल सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन? व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन 1 मोलार। क्लियर है क्या? हाँ मास्टर साहब इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यार मैं तुम्हें एक चीज और समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर ना एक चीज बड़ी प्यारी है। रुको पहले पानी पीता हूं। केमिस्ट्री के अंदर ये जो ई नॉट होता है ना, जिसे आप लोग कहते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको ना बाई कन्वेंशन हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी, मतलब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना बेटा, बाई कन्वेंशन, वैसे तो डिटेल क्लास में समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पर याद रखना इसको ही आप लोग बोल सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को मतलब ये जो आपने ई नॉट पढ़ा है ना, अरे वही जो पोटेंशियल डेवलप होता है यार इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में है स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों इसी का नाम है, ये बात याद रखना। इन दोनों को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट, नॉट देख के समझ जाना बेटा, ई नॉट, ठीक है। अब सुनो हमारी बात को। अच्छा तो अगर हम इन दोनों को एक ही चीज बोलते हैं तो आप देखो, एक तो नाम हो गया ये, एक तो नाम हो गया ये। अब इसके नाम में आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमको ये बताता है कि कोई जो इलेक्ट्रोड है उसकी क्या एबिलिटी है। ध्यान से सुनना, अभी तक जो तुमने पढ़ा वो ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब समझो। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कोई इलेक्ट्रोड जो है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड था। अब ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था ये कॉपर के सोल्यूशन में था, इसके ऊपर था Cu2+ चार्ज। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। तो आप देखो
कोई भी इलेक्ट्रोड जो है उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसकी उतनी ज्यादा है। मतलब कितना वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या है। अच्छा, अब इसको हम लोग मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मेजर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग एसआरपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एस फॉर स्टैंडर्ड, आर फॉर रिडक्शन, पी फॉर पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो इसका होता है वो 0 होता है, 0.00 वोल्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में कोई जो इलेक्ट्रोड है वो किसी ना किसी मेटल का बना होगा, किसी ना किसी एलिमेंट का बना होगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन, उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ई नॉट से ही कहते हैं। बस यार सुन लो भैया, हाँ, तो ये इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो ये समझ गए। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन मेजर्ड रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट। इसी के रिस्पेक्ट में कोई जो एलिमेंट होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जैसे देखो, ये है हमारा हाइड्रोजन, इसकी जो सी की, इसको सी बोलते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में चीजों को मेजर करते हैं। इसकी जो एसआरपी की वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसको हम लोग कहते हैं सी, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, या मैं यूं कह लूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अब देखो, अगर आप इस सीरीज को देखो तो इस सीरीज का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? जब हम अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट का, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट का, आयंस का, कब? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट की वैल्यू रखी है, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की जो वैल्यू है नेगेटिव में है। देखो, इसकी जो एसआरपी की वैल्यू है बहुत कम है, मतलब ये जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन आप देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा, ठीक है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया है विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। वहीं पे गोल्ड की बात करें तो इसकी एसआरपी की जो वैल्यू है पॉजिटिव में है, देखो +1.50, मतलब इसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी, वो जल्दी रिड्यूस होगा। एसआरपी ज्यादा होने का मतलब क्या है? जल्दी रिड्यूस होगा। तो जब ये जल्दी रिड्यूस होगा, जो रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो भाई इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्या होगा? बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसे हम बोलेंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिसकी एसआरपी की वैल्यू अच्छी खासी है, बढ़िया है, पॉजिटिव में है ना, वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन जिसकी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव में है, वो जल्दी रिड्यूस ही नहीं होना चाहेगा, तो ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप देख लो, क्या इस सीरीज को याद करना है? नहीं भाई, मैंने ट्रिक तो बता दिया है, ये मेरी ट्रिक है। लाओ कार अलीना जरा फिर निशा पबोला है, क्यों आज बीमार आराम से, ये ट्रिक बनाया है मैंने। पर याद क्या रखना है? हाइड्रोजन का याद ही हो गया, 0 होता है, इसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। एक आप याद कर लो जिंक का, जिसका होता है -0.76 वोल्ट, और एक याद कर लो कॉपर का, जिसका होता है 0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का तो याद ही है। बाकी आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम के 2-3 महीने पहले देख रहे हो तो लर्न कर लो, ठीक है भाई। पर अगर एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो तो मत लर्न करो, क्योंकि यही 3 काम की आती है, यही 3 काम की है। बस आगे बढ़ें क्या? जी सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ, जिसे कहते हैं ई नॉट ऑफ सेल। अभी तक तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि सर ये हमारा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पर अब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवरऑल जो पूरा सेल है इसकी क्या पोटेंशियल होगी, तो उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। यानी अब हम ओवरऑल सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हमें ईएमएफ बताओ सेल का, या स्टैंडर्ड ईएमएफ बताओ, तो ये कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अब नाम में स्टैंडर्ड है, इसका मतलब कि जब हम ऐसा काम करेंगे तो टेम्परेचर 298 केल्विन होगा,
और भैया कंसंट्रेशन 1 मोलार होगी। ठीक है, अब पूरे सेल का ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूं। इसका एक सीधा फॉर्मूला याद कर लो बेटा। ई नॉट ऑफ सेल निकालना होगा अगर आपको, लेकिन ये ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपको सेल का ईएमएफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दिस इज द फॉर्मूला जिसे आपको लर्न करके रखना है बेटा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कैसे किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके आप पूरे सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और यहाँ ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। हमारे सामने ये देखो, हमारे सामने कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और जिंक 2+ जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमसे बोला गया है बताओ इस सेल की ई नॉट की वैल्यू निकालो, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकालो। तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अच्छा बताओ कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे आप देखो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, तभी तो कन्वर्ट हो रहा होगा कॉपर के अंदर। बोलो यही तो हो रहा है। अच्छा तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है? 0.34। यही तो है। हाँ सर यही है। ओके, बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, ऐसे ही एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे देखो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। आप मेरी बात को समझो, कुल मिलाकर यहां पे भी इसकी भी वैल्यू दी गई है। एक तो माइनस लगा है 0.34, एक माइनस लगा है और इसके आगे भी माइनस लगा है, मतलब माइनस का 0.76। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? चलो कैलकुलेटर का यूज करते हैं भाई, आज बहुत दिन बाद कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। 0.34 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 0.76 करते हैं भाई। ये क्या हो गया? अरे मालिक, फिर से करते हैं, चलो 0.34 प्लस 0.76 क्लोज कर दिया था मैंने 1.1। तो जो ई नॉट सेल की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? 1.1 वोल्ट। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो जिंक और कॉपर का सेल होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा है जिंक और कॉपर सेल, जिसको आप लोग डेनियल सेल भी बोलते हो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डेनियल सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है वो आप लर्न करके रखना, ये होती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव में। ये बात याद रखना, अगर किसी सेल की वैल्यू पॉजिटिव में है ना, इसका मतलब वो सेल वर्क कर रहा है। सेल क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो ईएमएफ हमको बहुत सारी चीजें बताता है। ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव में है, ओवरऑल सेल का ईएमएफ पॉजिटिव, मतलब सेल वर्क कर रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देते हैं, कई बार एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देते हैं, और अगर इस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू जो सेल का ईएमएफ है उससे ज्यादा हो जाता है ना, तो अब चलो मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं, ये बात याद रखना। जैसे अभी हमने ई नॉट ऑफ सेल निकाला, वो कितना आया? ई नॉट ऑफ सेल निकाला वो आया 1.1 वोल्ट। अब यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं, इसको लर्न करके रखना, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर मान लो मैं बाहर से कोई एक और पोटेंशियल लगा दूं, ये तो सेल का ईएमएफ है, अब मैं बाहर से कोई और पोटेंशियल दे दूं, तो जो मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है अगर उसका ईएमएफ सेल की ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है, तो जानते हो तो सेल जो होता है वो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब अब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करेगा, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगा, मतलब उल्टा काम करने लगेगा। ठीक है, तो सेल विल बिकम इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है भैया, तो ये बात याद रखना। तो सर अगर सेल को प्रॉपर्ली वर्क करना है तो क्या होना पड़ेगा? तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी वो एक्सटर्नल वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तब जो होगा सेल बिहेव नॉर्मल। सेल कैसा बिहेव करेगा? नॉर्मली बिहेव करेगा, सेल बिहेव नॉर्मली। अच्छा, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज और ई नॉट सेल बराबर हो जाए तो सेल विल स्टॉप वर्क, सेल काम करना ही बंद कर देगा। भाई ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो सेल विल स्टॉप वर्क,
ये बात थोड़ी बेसिक है यार, इसको बताने की जरूरत तो नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। वैसे लोग इसको छोड़ देते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए। मान लो आपसे बोल दे कि एक्सटर्नल ईएमएफ लगा दिया, तो अगर जो सेल की ईएमएफ से वैल्यू एक्सटर्नल ईएमएफ की ज्यादा है तो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा। ये बात मैं केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बात बता रहा हूं, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही तो उसी का तो ईएमएफ हम लोग निकाल रहे थे। कितना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल का बताओ, 1.1 वोल्ट। अब अगर इससे ज्यादा का एक्सटर्नल ईएमएफ दोगे आप तो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा, मतलब अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अगर ई नॉट ऑफ सेल ही ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो इस केस में सेल नॉर्मली बिहेव करेगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो सेल काम करना ही बंद कर देगा। बोलो क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यही मैंने एप्लीकेशन बताया आपको ईएमएफ का। ईएमएफ का भाई बहुत एप्लीकेशन है, आपको मैं सच बता रहा हूं। ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब सेल वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज, आप डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा जी की वैल्यू इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, दैट इज होती है -NF E नॉट सेल। ये होता है एप्लीकेशन। व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, गिब्स फ्री एनर्जी। आपसे मैंने एक बात बोला है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, आपने देखा होगा कि एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये इस काम को करने के लिए हमें कोई बाहर से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप चाहे देख लो, आप अगर इसको देखो तो कर क्या रहा है, यहां से जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गए, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गए इधर से करंट फ्लो करने लगा। मतलब ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। इसमें हम लोग कोई करंट वरंट बाहर से नहीं दे रहे, ये खुद करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा रिएक्शन है जो खुद करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा ये जो डेल्टा जी होता है ना, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, जैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है बेटा, ओवरऑल जब वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ई नॉट पता होना चाहिए। अब अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेल हमारा स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप हो जाएगी तो उसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। अगर कभी डेल्टा जी की वैल्यू किसी में पॉजिटिव आ जाती है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी को देना पड़ेगा। जैसे आप याद करो, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। देखो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसके अंदर एक ही बीकर होता है, एक को मैं बोल देता हूं एनोड, एक को बोल देता हूं कैथोड। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर सब पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। इसको एनोड बोल दिया, इसको कैथोड बोल दिया। अब मान लो यहाँ पे NaCl रखा हुआ है। NaCl जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के जब मैं सप्लाई करूंगा तो होगा क्या, ये NaCl जो है Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, Na+ किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज किधर है, इस तरफ। तो जब ये जाएगा Na+ तो क्या करेगा, मान लो 2 Na+ गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 2 सोडियम बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। मान लो 2 Cl- गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस के अंदर। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या सप्लाई किया भाई, अपने आप तो NaCl टूटा नहीं, हमने क्या किया, हमने भैया दिया इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया। और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई किया तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन हुई। सर मैं क्लास में हूं, अभी आपको कॉल करता हूं, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो आपको ये चीज समझना है, राइट। बस अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन की। जैसे अब इस केस के अंदर जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी बेटा वो पॉजिटिव होगी, मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है यार तो -NF E नॉट फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको E नॉट ऑफ सेल तो पता ही होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन होता है E नॉट ऑफ सेल का। अब देखो हमने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड EMF कैसे निकालते हैं, सेल का स्टैंडर्ड EMF कैसे निकालते हैं, जब सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन में है। पर जरूरी नहीं है ना कि सेल का EMF केवल स्टैंडर्ड कंडीशन में ही निकालो भाई, नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी तो हमें सेल का पोटेंशियल पूछा जा सकता है।
तो अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको सेल का पोटेंशियल बताना है तो उसके लिए एक इक्वेशन है जिसे हम लोग कहते हैं नस्ट इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, पर आपकी कंसंट्रेशन की मुझे जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, इससे हम सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, है ना, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब कैसे पहचानोगे, देखो अगर मैं बोल दूं ई नॉट सेल बताओ, तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको सेल का पोटेंशियल बताना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ई सेल बताओ, यहां पे कोई नॉट आउट नहीं लगा है, तो मतलब ये सेल पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप निकाल सकते हो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, तब क्या करोगे, तब लगाओगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का यही यूज होता है, ठीक है। अब ज्यादातर केसेस में ना नस्ट इक्वेशन में जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ज्यादातर केसेस में। वैसे तो जो जनरल फॉर्मूला होता है सेल का पोटेंशियल निकालने का वो ये होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। ये सब बताऊंगा क्या होता है, पहले मेरी बात को ध्यान से समझो। ये होता है, अच्छा बताओ, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 लिख देंगे। R जो होता है ये आपको पता है क्या होता है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू भी हमको पता है, ठीक है। टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 99% टाइम जब आपसे कोई कहेगा सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड के अलावा नॉन स्टैंडर्ड में भी, स्टैंडर्ड में तो दोनों चीजें हैं, मतलब टेम्परेचर 298 होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 मोलार होनी चाहिए, पर नॉन स्टैंडर्ड के लिए कंसंट्रेशन 1 मोलार नहीं होगी, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जब सेल पोटेंशियल निकालना होगा तो फॉर्मूला तो ये है, आप ये लर्न कर लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। चाहो तो लर्न कर लो, पर इसका कोई काम नहीं आता है। क्यों, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। R 8.314 होता है, सबको पता है। T टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो हमने ना F क्या है, फेराडे, एक फेराडे जो होता है वो होता है 96,500 कूलम। अब इसकी जब हमने सारी वैल्यूज को रख दिया, बेटा इसको लर्न ही नहीं करना है, इसको लर्न ही नहीं करना है, चलो भूल जाओ, 100 पीस के लिए लिख दिया मैंने तुम्हें। लर्न क्या करना है, 99% टाइम जो सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, बस टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप लगा सकते हो। ये क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। यहां पे जो n है इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। जब कोई क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, उसमें n की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। और log Q जो होता है इसको बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन कोसेंट। अब इसको क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। जब सवाल करेंगे ना तो चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। तो जब भी कभी हमको सेल का पोटेंशियल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं 0.0591 अपॉन n। चलो आओ क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं। भाई मान लो मेरे पास एक सवाल है, 2018 में भी सीबीएसई ने पूछा है और 2023 में भी सवाल पूछा है। कह रहे हैं द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज 1.10 वोल्ट। ये हमें क्या दिए हैं, ये हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ दिए हैं, यानी हमें ई नॉट की वैल्यू दिए हैं। स्टैंडर्ड मतलब क्या, ई नॉट ऑफ सेल, इसकी वैल्यू कितनी है 1.10 वोल्ट। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। हमसे कह रहे हैं आप ई सेल कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड तो हमें पता ही है, हमसे कह रहे हैं ई सेल कैलकुलेट करो। टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और याद है तुम्हें अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो ई सेल फॉर्मूला हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। हाँ सर, इतनी सी बात है। अब एक बात बताओ बेटा, ई सेल हमसे कैलकुलेट करने को बोले हैं तो मैंने ई सेल का फॉर्मूला लिख दिया। ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.10 माइनस 0.0591 n की वैल्यू कितनी दिए हैं, 2 दिए हैं। Q की वैल्यू कितनी है 10, तो log 10 तो 1 होता है ना, Q की वैल्यू 10, तो log 10 कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और log 10 तो 1 होता है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इससे आप क्या निकाल दोगे, इससे आप सेल का पोटेंशियल निकाल दोगे। दैट्स इट, सिंपल है भाई, इतने आसान सवाल आते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ये सवाल 2016, 2019, 2022 में पूछा गया है। इसके अंदर हमें ए नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, और हमसे ई सेल पूछे हैं, ठीक है, सेल का पोटेंशियल पूछे हैं। फॉर्मूला क्या होता है,
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। लॉग क्यू जो होता है, क्यू कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। क्यू मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट। जैसे यहां पे क्यू निकालना हुआ तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, इसकी कंसेंट्रेशन जो होगी उसको ऊपर लिख लेंगे, और कॉपर 2 प्लस के फॉर्म में है, इसकी कंसेंट्रेशन जो होगी उसको नीचे लिख लेंगे। मतलब जो आयंस की कंसेंट्रेशन होती है उसको लिख के आप डिवाइड कर दो। जैसे Zn2 प्लस इसकी कंसेंट्रेशन पता थी और CO2 प्लस इसकी कंसेंट्रेशन पता थी, इसको डिवाइड कर दिया। इससे हम लोग क्यों निकाल सकते हैं, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 1, इसको मैं बोल सकता हूं 1/10। भाई देखो पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगेगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। 1/10 मतलब 10 की पावर -1। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ई नॉट सब सेल की वैल्यू है 1.10 माइनस 0.0591। एन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। देखो जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। कॉपर 2 प्लस कॉपर में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब गेन और लॉस कितने का है, 2 का। भाई जिंक Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है, वही एन की वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, तो 2 हो गया। क्यू की वैल्यू कितनी निकाली भाई, ये जो Zn2 प्लस है इसके आयन की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CO2 प्लस के आयन की कंसेंट्रेशन, दैट इज 10 के पावर -1। तो लॉग 10 के पावर -1। अब ये जो -1 होगा ये बाहर आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 1.10 -1 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -1, अब ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.0591 इंटू -1, और log 10 कितना होता है, log 10 तो 1 ही होता है, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस ये मिलके प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 1.10 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इतने आसान सवाल आते हैं। बोलो क्लियर है भाई, हाँ सर क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बोलो क्या मेरी यहां तक बात आपको समझ में आई है, बोलो बोलो बोलो, यहां तक सब बल्ले बल्ले है। अब भाई हम आखिरी पार्ट में है चैप्टर के, यहां से बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत ही मजा आएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो भाई कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है उसकी क्या कंडक्टेंस होती है, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल जी से। कैपिटल जी का मतलब होता है कंडक्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस, कितनी इलेक्ट्रिसिटी इट कैन प्रोड्यूस। तो द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस वो होता था जो करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता था। द रेजिस्टेंस, द रेजिस्ट इन द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम लोग क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। याद करो फिजिक्स के अंदर, है ना। तो हर मटेरियल के अंदर ना अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, जिस मटेरियल के रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी ना उसके अंदर करंट क्या होगा, कम होगा, पक्की बात है। मतलब उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी मटेरियल की कंडक्टेंस ज्यादा है तो पक्की बात है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। भाई बताओ कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब करंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है ना, है ना। इसी वजह से जो कंडक्टेंस होता है इसको बोलते हैं G इज इक्वल टू 1/R, मतलब G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R की वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है भाई, हाँ। अच्छा याद करो, आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको, R इज इक्वल टू होता था रोयल बाई A, होता था, बोलो बोलो बोलो, होता था। अच्छा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1/R, 1/R मतलब अगर मुझे कहूं, देखो अगर मुझसे पूछूं मैं आपसे G की वैल्यू बताओ, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 1/ρ। ठीक है, 1/ρ, और ये हो जाएगा L, और ये हो जाएगा A। भाई R के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, R के जगह पे मैं ये रख दूंगा, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 2, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। मैं क्या कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, बच्चों वाली चीज, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप क्या देखते हो,
यहां पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/ρ = A/L, यही तो आता है। हाँ सर, तो G = आता है 1/ρ A/L। बोलो क्लियर है क्या? जी सर क्लियर है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। जी मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है कंडक्टेंस। बोलो याद रहेगा क्या? बोलो बोलो याद रहेगा क्या? हाँ सर याद रहेगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा कंडक्टेंस, वैसे एक चीज होती है जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैपिटल के से दिखाते हैं, मतलब कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा। ये क्या होता है जानते हो? ये होता है 1/, रेजिस्टिविटी। ये जो रो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है इसे बोलते हैं कप्पा। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं G × G स्टार। G × G स्टार। और यहां पे जो G स्टार होता है इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो आपको सीधा फॉर्मूला लर्न करके रखना है। और ये जो G स्टार होती है इसकी जो वैल्यू होती है L/A। क्या होती है बेटा? L/A। तो एक भाई देखो G क्या होता है? G तो आपको पता है ना। अच्छा, G स्टार की जगह पे क्या लिख सकता हूं? L/A लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो कप्पा का जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो यही याद रखना है। क्या? यही G/L/A। अच्छा, अब कप्पा को डिनोट कैसे करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये जो K है इसे हमने बोला है कंडक्टिविटी। क्या बोला है बेटा? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? अगर ये जो हमारा पूरा सेल है, ध्यान समझना, समझने की बात है भाई। अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, भाई मान लो कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है अगर वो मान लो 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया जो हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो क्या होगा? तो जो कंडक्टिविटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टेंस के। भाई L भी 1 है, A भी 1 है। तो अगर L की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब दोनों के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाए और जो एरिया है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो K किसके बराबर हो जाएगा? G के बराबर, यानी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड दैट आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैव 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये भी 1 ये भी 1, तो कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा? मानी वो कंडक्टेंस जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे ही हम लोग बोलते हैं। ओवरऑल ये सब तुम्हें याद नहीं रखना है मेरे भाई। ये पूरी कहानी ना, मैं बस टीचर हूं, मेरी प्रॉब्लम है कि पढ़ाना है, पर अगर मैं बोर्ड का स्टूडेंट को बतानी हो बात, मैं अपने छोटे भाई को ये बात समझाऊं तो मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा, भाई तो ये याद रख, K = 1/ρ, K = G × G स्टार, या K = G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, ये होता है L/A। अब अगर तुझे ये पता है कि L 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर हो, तो Kg के बराबर होगा, तो बोलूंगा कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन इलेक्ट्रोड आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी है ना, जिसको आपने कप्पा बोला, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, अब इसको जरा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डाइल्यूशन का मतलब होता है ऐड लिक्विड, लिक्विड ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। या आप सिंपल सा बोल रहे हो कि पानी ऐड कर रहे हो, वी आर एडिंग वाटर, तब भी हम कहते हैं कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको साफ साफ बात बताऊं, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अगर आप जरा समझो, अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तो ये जो कप्पा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो उसकी वैल्यू घटती है। ये जो K होता है इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, या कई किताबों में इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है। इसकी वैल्यू घटती है बेटा। क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि K जो होता है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो भाई यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट था वो पहले इतना सा था, ठीक है, अब इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, है ना। अभी ये कंसंट्रेटेड था, अभी इसमें मैंने डाइल्यूशन नहीं किया। तो K जो होता है ये होता है नंबर ऑफ आयंस, ये कितने सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब कितने वॉल्यूम में है। तो भाई देखो, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होगा भाई,
पानी ऐड होगा, डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूशन में होगा क्या, ये प्लस माइनस ना दूर दूर चले जाएंगे। पहले इतने से एरिया को अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव थे, ठीक है, 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव थे। लेकिन जब मैं वाटर को ऐड कर दिया, है ना, मान लो यहाँ पे टोटल 4 चार्जेस हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो मेरी कप्पा की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा, पानी को ऐड करूंगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर हो जाएंगे। तो पहले मान लो पॉजिटिव नेगेटिव हमको मिल रहे थे इतने से एरिया में, अब अकेला केवल मुझे एक पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, तो अब जहां पे वैल्यू 4/1 होती थी वहां पे वैल्यू 2/1 हो गई, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर चले गए ना। जब मैंने डाइल्यूशन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या चले गए, दूर चले गए। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, होता क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो कप्पा की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो ये बात याद रखना है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज इट इज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है तो कप्पा की वैल्यू घटती है। ये सवाल हमसे पूछा जाता है, बोलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 चीजें और होती है, एक तो होती है कंडक्टिविटी, एक हमें पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं डेलम, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कुछ नहीं होता है यार, मान लो मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर। अगर मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो लिया है 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है बस। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये 1 मोल है और इलेक्ट्रोड के बीच की डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है। क्या फॉर्मूला लर्न करके रखना है बेटा, K × 1000/m, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है। इतने से ही आपका काम बन जाएगा, इतने से ही आपका काम बन जाएगा। याद रखना ये कंडक्टिविटी नहीं है, डेलन मतलब इट इज मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको K की वैल्यू वगैरह दी जाएगी, M की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट, लर्न करके रखना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो तुम्हें बोला जाएगा ये चीज, ठीक है। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है ऑन डाइल्यूशन, इसकी जो वैल्यू होती है डेलन की वैल्यू जो होती है, अगर मैं डाइल्यूशन करूं तो इसकी वैल्यू बेटा इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है, इट इज नॉट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। डेलन की वैल्यू डाइल्यूशन पे इंक्रीज करती है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। कंडक्टिविटी मतलब क्या, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है, मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी की बात, मैं चाहता हूं मेरा सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा, मेरे सोल्यूशन की कंडक्टेंस ज्यादा हो, तो पहली चीज मुझे चाहिए फ्री आयंस। क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए फ्री आयंस। दूसरा मुझे क्या चाहिए, बोलो बोलो, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये तो हमें चाहिए, फ्री आयंस चाहिए कि आराम से मूव करें। और फ्री आयंस अगर हमें मिल जाए, फ्री आयंस हमें मिल जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं बेटा तो आयंस को मूव करने का फ्री स्पेस मिल जाता है। जैसे मान लो NaCl है, Na+Cl- को फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो डेलन की वैल्यू होती है भाई, जब मैं पानी डालूंगा, डाइल्यूट करूंगा, तो ये ना Na+ और Cl- क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से मूव करेंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे, ठीक है, दूर दूर चले जाएंगे। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो डेलन होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। एक होती है डेल EQ, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बेटा इसकी भी वैल्यू डाइल्यूशन करने पे बढ़ती है, तो डेलम भी बढ़ता है, डेल EQ भी बढ़ता है, घटता क्या है, कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता था नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होता था, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मैं डाइल्यूट करता था तो कप्पा की वैल्यू घटती थी, लेकिन इन दोनों में सीधा आपको याद रखना है, अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। डेल EQ का जो फॉर्मूला होता है K × 1000, वहां पे M होता था, यहां पे N हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो यूनिट वहां पे भी होता था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे होता था मोल इनवर्स, यहां पे हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है।
ये चीजें आपको बेसिक से याद रखना, डाइल्यूशन करने पे इसकी भी वैल्यू बेटा बढ़ती है। अब वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डेल एम विथ कंसेंट्रेशन, इसके बीच का मैं एक ग्राफ बताता हूं। देखो मैंने आपसे कहा कि डेल एम की वैल्यू बढ़ती है जब मैं डाइल्यूशन करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो चार्जेस फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से मूव कर पाते हैं। फ्री चार्ज का मूव करना जरूरी है ना, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। मैं डाइल्यूट करता हूं, आयंस डाइल्यूशन से फायदा मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है। चलो मैं पूरी कहानी तुम्हें समझा देता हूं, बहुत जरूरी है इसको याद रखना। जैसे मैं कहता हूं डेल एम की वैल्यू बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो आपको पता है ना, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने आयंस में टूट सकता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको जैसे ही पानी के अंदर डालते हो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, मतलब उनका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो 100% होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फा होता है 100% नहीं होता है, मतलब ये पूरी तरीके से आयंस में नहीं टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl, NaCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इन सबको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो जितना मैं डाइल्यूशन करूंगा, जितना टूटना था वो तो ये टूट जाएंगे, ये तो टूट ही जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले, जितना भी टूटना है वो टूट जाएंगे। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब जब मैं और डाइल्यूशन करूंगा तो इससे क्या होता है, जो आयंस है ना, जैसे भाई H+Cl- टूटा, Na+Cl- टूटा, है ना, ऐसे मान लो ये टूट गए जब मैं डाइल्यूशन करने से। तो जब मैं डाइल्यूशन करूंगा तो ये दोनों चार्जेस दूर दूर जाएंगे, प्लस दूर जाएगा माइनस, भाई डाइल्यूशन करूंगा तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ, मतलब दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिक्रीज करेगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगी तो आयंस मूव करेंगे फ्रीली। तो ऑन डाइल्यूशन आयन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, आयन फ्रीली मूव करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि डेल एम की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये पूरी तरीके से टूटते ही नहीं है, ये पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। जैसे कि मान लो CH3COH, ये भी एसिड है पर ये पूरी तरीके से ना H+ और माइनस CH3CO- में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान होती है, इसकी अल्फा 100% नहीं होती है, तो ये पूरी तरीके से अपने आयंस में नहीं टूटता है। लेकिन अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, तो जब मैं डाइल्यूशन करता हूं तो बेटा डाइल्यूशन करने से होता क्या है, अल्फा की वैल्यू बेटा बढ़ती है। अल्फा बढ़ती है अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, मतलब डाइल्यूशन करूं, ठीक है। तो जब मैं डाइल्यूशन करता हूं तो अल्फा इंक्रीज करता है, मतलब आयंस, मोर आयंस प्रोड्यूस, क्या होते हैं, मोर आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा बढ़ता है। जब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, डाइल्यूशन करूंगा तो ये होगा। दूसरा यही चीज है कि आयंस फ्रीली मूव करते हैं, तो इस वजह से आयंस फ्रीली मूव। अब आप देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था, डाइल्यूशन करने पे आयंस फ्रीली मूव करते थे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने का दो फायदा है, एक तो पूरी तरीके से टूटते नहीं थे, लेकिन जब मैं डाइल्यूशन करूंगा तो वो पूरी तरीके से टूटने लगेंगे, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, आयंस फ्रीली मूव करेंगे। तो बेटा अगर मैं इन दोनों के केस में आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से डेल एम की वैल्यू वेरी करती है, तो एक तरफ मैं डेल एम बनाता हूं, एक तरफ मैं बनाता हूं कंसंट्रेशन, इधर लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन अंडर रूट क्यों होता है इसको भी इग्नोर करो, ठीक है। अच्छा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा। तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन कैसा होगा, ये घटता चला जाएगा। तो इसका एक जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बनाता हूं, इसका जो एक ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे मतलब जैसे जैसे मैं इसकी कंसंट्रेशन कम करता जा रहा हूं, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं, कंसंट्रेशन कम करता जा रहा हूं, तो देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन को इतना कम कर दिया, बिल्कुल जीरो पे ला दिया, यहां पे कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल जीरो है,
तो जब मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। कंसंट्रेशन को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डाइल्यूशन करूंगा। क्या करूंगा, डाइल्यूशन करूंगा। तो यहां पे जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसको हम लोग कह देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई अब पूरी तरीके से डाइल्यूशन हो चुका है। कंसंट्रेशन जब 0 हो जाती है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन कम करता जा रहा हूं, डेलम की वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और ये जो पीक पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेलम नॉट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका दो नाम होता है, एक तो होता है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका ये भी नाम होता है, ये बात आपको याद रखना है। एक और चीज हमसे पूछी जाती है, एक और ग्राफ पूछा जाता है, जैसे मान लो ये है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो हमने पढ़ा है, पर इसमें ना कुछ अनयूजुअल होता है। यहां पे भी जब आप कंसंट्रेशन की वैल्यू कम करोगे, मतलब डाइल्यूशन करोगे, तो डाइल्यूशन करने पे होगा क्या, इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, 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 पर ये कुछ अनयूजुअल चेंज आ जाता है। यहां तक तो ऐसे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फिर ये ऐसे हो जाता है। ऐसे क्यों होता है बेटा, इसकी जो कहानी है मैं आपको समझाता हूं। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करोगे, कम करोगे, कम करोगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर ये ऐसे शार्प इंक्रीज हो जाती है डेलम की वैल्यू। और आप देखो यहां पे, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो क्या यहां पे आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो, नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ये बात समझना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ थोड़ा अनयूजुअल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होती हैं, इनकी जब हम डाइल्यूशन करते हैं इसके अंदर, तो डाइल्यूशन करने से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रॉन्ग में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में जितने आयंस बनने थे वो तो तुरंत बन गए, जैसे उसको डाला भाई जितना टूटना था टूट गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, उसके अल्फा 100% है। लेकिन वीक वाले में आयंस प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो इसमें नए नए आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इनकी अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। तो पहला ये रीजन हो गया, इससे कंडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा, आयंस फ्रीली मूव करने लगे। तो इसकी वजह से, इन दोनों कंडीशन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब सवाल क्या पूछा जाता है, अगर मुझे यहां पे पता करना है डेलम नॉट, डेलम नॉट मतलब डाइल्यूशन, हमें पता करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें मान लो इसमें पता करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पे हम नहीं पता कर सकते, इस ग्राफ से हम नहीं पता कर सकते भाई। यहां पे तो हम पता कर पा रहे थे, देखो यहां पे देख के हम बता दे रहे थे कि यहां पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इस ग्राफ में दिख रहा है, पर इसमें नहीं दिख रहा है। इस ग्राफ की हेल्प से हम डेलम नॉट फाइंड नहीं कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी का नाम होता है। इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हमने कहा फिर क्या करेंगे, फिर हमने कहा हमारे पास एक लॉ आया जिसका नाम था कोहलरास लॉ। कोहलरास लॉ, कोहलरास। तो कोहलरास लॉ किसके लिए है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि अगर भाई आपको डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या करना है आपको। तो कहते हैं कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करो और वहां पे डेलम नॉट की वैल्यू पता करनी, मान लो HCl है, सॉरी मान लो CH3COH है, इसके लिए मुझे डेलम नॉट की वैल्यू पता करनी है। अब ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम ग्राफ की हेल्प से नहीं पता कर सकते, तो कैसे पता कर सकते हैं। तो हमने कहा इस केस में फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता करनी है तो उसको तोड़ो। तो जब CH3COH टूटेगा तो ये टूटेगा CH3CO माइनस में और H प्लस में। तो कोहलरास लॉ ये कहता है कि इसमें जो आयंस हैं इनके इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ो। मतलब अगर मान लो डेलम नॉट आप CH3COH पता करना है, तो इसकी जो एनायन है इसकी मोलर कंडक्टिविटी, मतलब डेलम नॉट ऑफ CH3CO माइनस, इसको मैं जोड़ूंगा प्लस डेलम नॉट ऑफ H प्लस, तब जाकर के इसकी पूरी CH3COH की
हमें मोलर कंडक्टिविटी पता लगेगी। मतलब अगर हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी पता करना है तो उसके आयंस जो होते हैं, इंडिविजुअल आयंस जो होते हैं, इंडिपेंडेंटली उनकी मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ो, तब जा करके आपको ओवरऑल उस मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता लगेगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है कोलरॉस लॉ। इंडिपेंडेंटली जोड़ के आप पता कर सकते हो। अब इसके ऊपर ना ऐसे सवाल आते हैं, मान लो आपसे बोल दिया डेल एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस जो है ये है 10, डेल एम नॉट ऑफ H प्लस जो है ये है 60। अब मान लो हमें पता करना है तो ये हो जाएगा 10 प्लस 60, तो डेल एम नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 70। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ज्यादातर सवाल ऐसे नहीं आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बोर्ड एग्जाम का। 2019 और 2020 में कोलरॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई, हमें पता है कि हमें बताना है CH3COH का डेल एम नॉट, इसकी वैल्यू बतानी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो हम कैसे पता करेंगे? हम कहेंगे डेल एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस और प्लस डेल एम नॉट ऑफ H प्लस, यही तो करेंगे। पर क्या मुझे CH3CO माइनस की और H प्लस की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है? मैंने कहा नहीं दी गई है। तो अब क्या करेंगे? तो हमने कहा आप एक काम करो, देखो CH3CO किसके अंदर है? इसके अंदर है। और H प्लस किसके अंदर है? इसके अंदर है। तो आप एक काम करो, पहले CH3CO इसके अंदर है तो इसकी डेल एम नॉट की वैल्यू लिख लो। तो लिख लो डेल एम नॉट आप CH3COONA, ठीक है, प्लस H किस में है? इसके अंदर है तो लिख लो डेल एम नॉट HCl, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए CH3CO और H। अब इसमें फालतू का क्या है? Na और Cl, ये दोनों फालतू के हैं भाई। यहां से Na हट जाए, यहां पे Cl हट जाए तो काम बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ना NaCl की वैल्यू दी गई है, इसको माइनस कर दो, बस यही कंसेप्ट होता है भाई। हमें NaCl को हटाना है तो NaCl आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। अब भाई एक बात बताओ, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 426 है, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 126 है, इसकी जो वैल्यू है 91 है। इसको जोड़ो, इसको चलो कैलकुलेटर पे यूज करते हैं। 426 प्लस 126, ठीक है, 426 प्लस 126 552 माइनस 191, 552 माइनस 191, नहीं 552 माइनस 91 है, 552 माइनस 91, ये आ गया। अरे यार 552 माइनस 91 461। तो यहां पे जो डेल एम नॉट की वैल्यू आई है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COH, ये कितनी आई है? जो भी आई है, ठीक है। चलो फिर से निकालते हैं। 551 माइनस 91 460, ठीक है, 460। तो 460 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डेल एम नॉट फॉर CH3COH कितनी? 460 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट। बोलो क्लियर है? तो निकालना कैसे समझ में आ गया? बस अब देखो भाई, मैं आपको बता दूं, मेरा गला बहुत खराब हो गया, तबीयत मेरी बहुत खराब लग रही है। इसके साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी उसको मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद एक चीज बचती है, आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। खूब अच्छे तरीके से बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही बने रहो। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।